हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। अब ड्रेनेज सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ड्रेनेज का मतलब क्या होता है। ड्रेनेज का मतलब क्या है? जब वाटर एक वेल डिफाइंड चैनल के थ्रू फ्लो करता है, यानी कि यहाँ पे वाटर रैंडमली फ्लो नहीं कर रहा है, वाटर जो है वो एक वेल डिफाइंड चैनल्स के थ्रू फ्लो कर रहा है और इसी को हम बोलते हैं ड्रेनेज। अब ये जो वाटर का फ्लो है एक वेल डिफाइंड चैनल के थ्रू, इसी का ही अगर नेटवर्क बन जाए, नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। सो अब हम बात करेंगे कैचमेंट एरिया के बारे में। अब कैचमेंट एरिया क्या होता है? अ रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया। अब इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये रेन हो रही है, यानी कि बारिश हो रही है। अब ये जो बारिश का पानी है कहीं तो जाकर के इकट्ठा होगा। अब ये बारिश का पानी कहाँ जाकर के इकट्ठा होगा? कोई ना कोई पर्टिकुलर लैंड होगी, वहां पे ये बारिश का पानी जाकर के इकट्ठा होगा। और ये जो लैंड है ये हिल हो सकती है, ये फील्ड हो सकती है, विलेजेस हो सकते हैं। यानी कि ये जो बारिश का पानी है यहां पे जाकर के इकट्ठा होगा, वाटर कलेक्ट होगा। और फिर ये जो वाटर जो इकट्ठा हुआ है, ये वाटर अब इकट्ठा तो हो गया, अब ये जाएगा कहां पे? जो भी आसपास इसको रिवर मिलेगी वहां पे ये फ्लो हो जाएगा। तो ये जो वाटर इकट्ठा हुआ है, वाटर कलेक्ट हुआ है, ये फ्लो हो जाएगा जो भी आसपास इसको रिवर मिलेगी वहां पे, फ्लो इनटू रिवर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कैचमेंट एरिया क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि कैचमेंट एरिया ये हिल, फील्ड या विलेजेस, यानी कि वो पर्टिकुलर लैंड जहां पे वाटर इकट्ठा हुआ है, यही तो है कैचमेंट एरिया। और ये आपको अगर कैचमेंट एरिया समझ में आ गया है तो आपको रिवर बेसिन एंड वाटरशेड बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। रिवर बेसिन क्या है? कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर। अब कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर बोलने का मतलब क्या है? आपको कैचमेंट समझ में आया? कैचमेंट क्या है? एक पर्टिकुलर लैंड का एरिया जहां पे वाटर कलेक्ट है, जहां पे वाटर कलेक्टेड है, उसी को हमने बोला कैचमेंट एरिया। अब ये जो कैचमेंट एरिया है, और ये कैचमेंट एरिया कुछ भी हो सकता है, हिल हो सकता है, फील्ड हो सकता है, विलेजेस हो सकते हैं। ये जो एरिया है, ये जो लैंड का एरिया है जहां पे वाटर कलेक्टेड है, अब ये एरिया जो है वो बहुत बड़ा है। अब अगर ये लैंड का एरिया काफी बड़ा है तो वाटर ज्यादा इकट्ठा होगा या कम इकट्ठा होगा? आप बोलेंगे वाटर कलेक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा। और यानी कि हम बोलेंगे कि ये जो कैचमेंट एरिया है, ये कैसा कैचमेंट एरिया है? लार्ज रिवर्स का। लार्ज रिवर का कैचमेंट एरिया क्यों है? क्योंकि मैंने आपको से समझाया था कि जो वाटर कलेक्टेड है, ये वाटर जो कलेक्टेड है ये कहां पे फ्लो करेगा? जो आसपास जो रिवर होगी वहां पे फ्लो करेगा, उस एरिया के आसपास जो रिवर होगी वहां फ्लो करेगा। और अगर ये वाटर का कलेक्शन एक बड़े एरिया में है, एक बड़े लैंड एरिया में है, तो वाटर का कलेक्शन ज्यादा है। और वाटर का कलेक्शन ज्यादा है तो वाटर जो है, ये जो कलेक्टेड वाटर है, ये जो फ्लो करेगा रिवर में, तो ज्यादा वाटर फ्लो करेगा। और ज्यादा वाटर फ्लो करेगा तो यानी कि ये रिवर जो होगी उसके पास ज्यादा पानी होगा। इसीलिए बोला गया रिवर बेसिन क्या है? कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर। कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर बोलने का मतलब ये है कि ये जो कैचमेंट एरिया है ये काफी लार्ज है। कैचमेंट एरिया जब काफी लार्ज होगा तो हम क्या बोलेंगे? रिवर बेसिन बोलेंगे। और वहीं अगर कैचमेंट एरिया स्मॉल होगा, यानी कि जो लैंड एरिया है जहां पे वाटर कलेक्टेड है वो एरिया काफी कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कैचमेंट ऑफ स्मॉल रिवरलेट्स एंड रील्स। जो स्मॉल रिवरलेट्स होते हैं, रील्स होते हैं, ये काफी, इनका लैंड एरिया काफी कम होता है। और लैंड एरिया कम होता है तो ये वाटर कलेक्शन भी इनका कम होता है। वाटर कलेक्शन कम होगा
तो रिवर में जो पानी फ्लो करेगा वो भी कम होगा। सो आई होप आपको वाटरशेड समझ में आया होगा। वाटरशेड का मतलब सिंपली ये है कि कैचमेंट एरिया कम है। तो वाटरशेड क्या है? कैचमेंट ऑफ स्मॉल रिवरलेट्स एंड रील्स। सो आई होप आपको कैचमेंट एरिया समझ में आया, रिवर बेसिन समझ में आया, वाटरशेड समझ में आया। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, वाटर बेसिन एंड वाटरशेड आर मार्क बाय यूनिटी। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बोला कि वाटर बेसिन यानी कि रिवर बेसिन का कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर मैं रिवर बेसिन की बात करूं तो रिवर बेसिन का मतलब ये क्या है कि ये एक एरिया है, लैंड एरिया है, और इसमें वाटर कलेक्टेड है। वाटरशेड की अगर हम बात करें तो ये क्या है? एक स्मॉल लैंड एरिया है और इसमें वाटर कलेक्टेड है। और रिवर बेसिन और वाटरशेड दोनों का ही जो वाटर फ्लो होगा वो एक पर्टिकुलर रिवर में होगा। तो ये जो वाटर है इसका फ्लो भी एक पर्टिकुलर रिवर में हो रहा है, और ये जो वाटर है इसका फ्लो भी एक पर्टिकुलर रिवर में हो रहा है। यानी कि चाहे कैचमेंट एरिया स्मॉल हो चाहे कैचमेंट एरिया बड़ा हो, उसके आसपास जो रिवर है वहीं तो पूरा का पूरा पानी वाटर फ्लो होगा, वहीं तो उसी रिवर में ही तो वाटर फ्लो होगा। तो यानी कि रिवर बेसिन एंड वाटरशेड आर मार्क बाय यूनिटी, यानी कि दोनों का ही जो पानी है वो किसी एक पर्टिकुलर रिवर में जा रहा है, किसी पर्टिकुलर रिवर में फ्लो कर रहा है। इसीलिए बोला गया है वाटर बेसिन एंड वाटरशेड आर मार्क बाय यूनिटी। और इसीलिए किसी भी एक पार्ट पे अगर इफेक्ट आएगा, यानी कि अगर मैं वाटर बेसिन की बात करूं या रिवर बेसिन की ही बात करूं, मान लो इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, अगर इस पार्ट में इफेक्ट आएगा तो इसका इफेक्ट जो है वो बाकी पार्ट्स में भी देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं इसको वाटरशेड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो वाटरशेड के एक पार्ट में जो इफेक्ट आएगा इसका इफेक्ट जो है वो दूसरे पार्ट में भी देखने के लिए मिलेगा। सो वन पार्ट ऑफ बेसिन और वाटरशेड डायरेक्टली अफेक्ट द अदर पार्ट। इसीलिए माइक्रो, मीसो एंड मैक्रो प्लानिंग रिक्वायर्ड है। सो अब हम बात करेंगे ड्रेनेज बेसिन के बारे में। बहुत सिंपल है, एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जैसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन क्या है? अमेजन बेसिन। वाटर डिवाइड क्या होता है? वाटर डिवाइड बेसिकली एक बाउंड्री लाइन होती है जो दो ड्रेनेज को सेपरेट कर रही होती है। अ बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज फ्रॉम द अदर इज कॉल्ड वाटर डिवाइड। सो आई होप ये सारे बेसिक जो डेफिनेशन है, बेसिक जो कंसेप्ट है, ये आपको ड्रेनेज से रिलेटेड समझने जरूरी थे और आपको समझ में आ भी गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, और कैचमेंट एरिया क्या होता है। अब कैचमेंट एरिया अगर आपको समझ में आया, उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि अगर क्योंकि कैचमेंट एरिया समझ में आ गया तो रिवर बेसिन भी समझ में आ गया और वाटरशेड भी समझ में आ गया, ड्रेनेज बेसिन समझ में आ गया, वाटर डिवाइड समझ में आ गया। सो आई होप ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है ड्रेनेज सिस्टम को समझने के लिए। सो आई होप ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगर ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे तो अब हम बात कर सकते हैं ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। कोई भी पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पे कोई भी पर्टिकुलर एरिया में रिवर फ्लो कर रही है, तो आपने देखा होगा कि वो जो रिवर है जो पर्टिकुलर एरिया में फ्लो कर रही है वो एक पैटर्न में फ्लो करती है। अब वो पैटर्न कैसे बना? तो जो पर्टिकुलर एरिया का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो आउटकम है किसका? जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स का, टोपोग्राफी का, स्लोप का, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वहां पे फ्लो कर रहा है, और रियोडिसिटी ऑफ द फ्लो। इन सब का आउटकम है क्या चीज?
जो पर्टिकुलर एरिया में जो ड्रेनेज पैटर्न देखने के लिए मिलता है वो इन सारी चीज़ों का क्या है, आउटकम है। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, वहाँ पे रॉक जो मिल रहे हैं वो किस नेचर के हैं, किस तरीके का वहाँ पे रॉक्स का स्ट्रक्चर है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ का स्लोप कैसा है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पे फ्लो करता है, रियोडिसिटी क्या है फ्लो की। तो इन सब का आउटकम क्या है, उस पर्टिकुलर एरिया का ड्रेनेज पैटर्न इन सब का आउटकम है। सो अब हम समझेंगे कि ड्रेनेज पैटर्न के कितने तरीके के ड्रेनेज पैटर्न हमको देखने के लिए मिलते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में। अब ड्रेनेज पैटर्न अलग अलग तरीके के होते हैं और सबसे पहले तो हमें यही कंसेप्ट समझना होगा कि ये जो ड्रेनेज पैटर्न्स बनते हैं इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे के रीज़न क्या है। अब बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, मान लो कोई भी एरिया है। अब ये जो एरिया है, यानी कि मैं लैंड एरिया की बात कर रहा हूं। अब ये जो लैंड एरिया, इसका एक स्लोप होता है, हर एक लैंड एरिया का कुछ स्लोप होता है, यानी कि स्लोप ऑफ लैंड। और ये जो पर्टिकुलर लैंड एरिया है इसमें रॉक भी पाए जाएंगे, यानी कि अंडरलाइंग रॉक की बात कर रहा हूं मैं। और इन अंडरलाइंग रॉक का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर। अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर। और इस एरिया की अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगे। यानी कि ये जो तीन फैक्टर है, यानी कि लैंड का स्लोप, अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर और क्लाइमेटिक कंडीशन, ये तीन फैक्टर जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि ड्रेनेज पैटर्न किस तरीके का बनेगा। ड्रेनेज पैटर्न अब डिफरेंट तरीके के जब हम ड्रेनेज पैटर्न स्टडी करेंगे तो वहां पे जब हम रीजन देखेंगे कि भाई डेंड्रियाटिक पैटर्न जो बन रहा है, ये डेंड्रियाटिक पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, क्या इसके पीछे का रीजन है। रेक्टेंगुलर पैटर्न बन रहा है तो इसके पीछे का रीजन क्या है। तो वहां पे हम यही देखेंगे कि लैंड का स्लोप इस तरीके का है और रॉक स्ट्रक्चर इस तरीके के देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं किसी भी ड्रेनेज पैटर्न के। सबसे पहले जैसे डेंड्रियाटिक पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। अब डेंड्रियाटिक पैटर्न में क्या हो रहा है, जो रिवर चैनल है वो स्लोप ऑफ जो टेरेन है उसको फॉलो कर रही है, यानी कि जैसा स्लोप है उसी के अनुसार जो है वो रिवर चैनल जो है वो फॉलो कर रही है। रिवर चैनल फॉलोज द स्लोप ऑफ टेरेन। तो इससे होता क्या है, जो भी स्ट्रीम्स हैं और जो स्ट्रीम्स की जो ट्रिब्यूटरीज है वो ब्रांचेस में रिसेंबल हो जाती है। और जब ये स्ट्रीम्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज ब्रांचेस में रिसेंबल होती है तो डेंड्रियाटिक पैटर्न देखने के लिए मिलता है। यानी कि डेंड्रियाटिक पैटर्न में कि किस तरीके का देखने के लिए मिलता है डेंड्रियाटिक पैटर्न, ब्रांचेस ऑफ ट्री। और ये ब्रांचेस ऑफ ट्री के जैसा क्यों देखने के लिए मिल रहा है, बिकॉज रिवर चैनल फॉलो कर रहा है स्लोप को, यानी कि जिस तरीके का स्लोप है उसी के अनुसार रिवर चैनल है। तो उससे हो क्या रहा है, जो स्ट्रीम्स हैं और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है वो ब्रांचेस ऑफ ट्री की तरह फैल गई हैं। और इस तरीके का पैटर्न जब हमें ड्रेनेज पैटर्न इस तरीके का देखने के लिए मिलता है तो ऐसे पैटर्न को हम कहते हैं डेंड्रियाटिक पैटर्न। अब अगला जो पैटर्न आता है, यानी कि अगला जो ड्रेनेज पैटर्न देखने के लिए मिलता है वो मिलता है ट्रेलिस। अब ट्रेलिस कैसे बनता है, अब ट्रेलिस पैटर्न वहीं पे डेवलप होगा जहां पे हार्ड रॉक और जो सॉफ्ट रॉक है वो एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे।
यानी कि यहां पे अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि रॉक जो है हार्ड रॉक होंगे और सॉफ्ट रॉक होंगे। हार्ड रॉक और जो सॉफ्ट रॉक है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और उससे होगा क्या कि जो रिवर है, रिवर ज्वाइन इट्स ट्रिब्यूटरीज अप्रोक्सीमेटली एट राइट एंगल, राइट एंगल पे ज्वाइन करेगी। तो यहां पे जो पैटर्न देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा ट्रेलिस पैटर्न, जहां पे क्या है, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक एक दूसरे के पैरेलल है, और उससे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो रिवर है वो अपनी ट्रिब्यूटरीज से जो ज्वाइन हो रही है, रिवर ज्वाइन बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज अप्रोक्सीमेटली एट राइट एंगल। अब अगला पैटर्न आता है रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न कहां पे देखने के लिए मिलेगा, जहां पे स्ट्रॉन्ग ज्वाइंटेड रॉकी टेरेन होंगे। यहां पे आप देख रहे, ये देखिए आप, ये देखिए, ये क्या है, स्ट्रॉन्गली ज्वाइंटेड रॉकी टेरेन, स्ट्रॉन्गली ज्वाइंटेड रॉकी टेरेन। और यहां पे जो पैटर्न देखने के लिए मिलेगा वो कैसा पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, रेक्टेंगुलर पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। स्ट्रांगली ज्वाइंटेड रॉकी टेरेन देखने के लिए मिल रहा है, और फिर जो है वो रिवर फ्लो कर रही है। तो रिवर जो किस पैटर्न से फ्लो कर रही है, यहां पे रेक्टेंगुलर पैटर्न बना रही है। सो आई होप आपको डेंड्रियाटिक पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न और रेक्टेंगुलर पैटर्न समझ में आए होंगे। अब अगला जो पैटर्न आता है वो आता है रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न कैसे बनता है, रेडियल पैटर्न में बेसिकली क्या होता है, कोई भी सेंट्रल पीक होती है, या फिर आप बोल सकते हैं डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। मान लो ये एक सेंट्रल पीक है, या फिर कोई डोम लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो यहां पे होता क्या है, ये समझिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल पीक है, यहां से जो है वो स्ट्रीम फ्लो करना स्टार्ट करेगी। अब ये जो सेंट्रल पीक है, यहाँ पे जो स्ट्रीम फ्लो कर रही है डिफरेंट डायरेक्शन में कर रही है। एक स्ट्रीम इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, एक स्ट्रीम इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, एक स्ट्रीम इस डायरेक्शन में, इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो स्ट्रीम फ्लो कर रही है। और ये कहाँ से कर रही है, फ्रॉम सेंट्रल पीक या फिर डोम लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो पैटर्न देखने के लिए मिलता है, ये जो पैटर्न देखने के लिए मिलता है, इसको हम बोलते हैं रेडियल पैटर्न। अब नेक्स्ट जो पैटर्न आता है वो आता है सेंट्रीपिटल पैटर्न। सेंट्रीपिटल पैटर्न क्या है, सेंट्रीपिटल पैटर्न होता है कि जब रिवर वाटर डिस्चार्ज करती है, व्हेन रिवर डिस्चार्ज इट्स वाटर इन ऑल डायरेक्शन। सो सेंट्रीपिटल पैटर्न क्या है, व्हेन रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर in all direction, when river discharge their water in all direction, जब रिवर वाटर डिस्चार्ज करती है इन ऑल डायरेक्शन। अब ये जो वाटर डिस्चार्ज हुआ है हर एक डायरेक्शन से, अब ये जो वाटर डिस्चार्ज हुआ है हर एक डायरेक्शन से, ये किसी लेक या डिप्रेशन में चला जाता है, इन अ लेक और डिप्रेशन। तो यहां पे जो पैटर्न देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा सेंट्रीपिटल पैटर्न। सेंट्रीपिटल पैटर्न क्या है, जब रिवर अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है इन ऑल डायरेक्शन इन अ लेक और डिप्रेशन, तो किस तरीके का पैटर्न बनता है, सेंट्रीपिटल पैटर्न बनता है। सो आई होप आपको ड्रेनेज पैटर्न समझ में आ गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे ड्रेनेज की क्लासिफिकेशन। अब ड्रेनेज को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ वाटरशेड। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो दो पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, अरेबियन सी ड्रेनेज एंड बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज।
अब अरेबियन सी ड्रेनेज बोलने का मतलब क्या है? अरेबियन सी ड्रेनेज बोलने का मतलब ये है कि वो रिवर जो अपने वाटर को अरेबियन सी में डिस्चार्ज करेगी। और ये कितना परसेंट है? ये 23% है। अरेबियन सी ड्रेनेज कितना है? ये 23% है। इनमें कौन सी रिवर आती है? जैसे इंदस, नर्मदा, तापी, माही, ये सारी रिवर जो है वो अरेबियन सी ड्रेनेज का पार्ट है। बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज बोलने का मतलब क्या है? वो सारी रिवर जो अपने वाटर को बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करेगी। ये है 77%। जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र होगा, महानदी, कृष्णा, ये सारी बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज का पार्ट है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज 77% है और अरेबियन सी ड्रेनेज जो है वो 23% है। सो आई होप आपको फर्स्ट क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होगी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर। सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ वाटरशेड। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटरशेड की अगर हम बात करते हैं तो हम यहां पे कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कैचमेंट एरिया की, यानी कि कैचमेंट एरिया के बेसिस पे हम क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वाटरशेड के बेसिस पे या फिर आप बोले कैचमेंट एरिया के बेसिस पे अगर हम देखें तो हम इसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं रिवर बेसिन को। एक है एक होता है मेजर रिवर बेसिन, सेकेंड वन इज मीडियम रिवर बेसिन एंड थर्ड वन इज माइनर रिवर बेसिन। अब मेजर रिवर बेसिन की अगर हम बात करें तो मेजर रिवर बेसिन कौन सा है? जिसका कैचमेंट कितना है? मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर अगर कैचमेंट एरिया है तो वो मेजर रिवर बेसिन में आएगा। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेनार, साबरमती, बाराक, ये सारी जो रिवर है ये मेजर रिवर बेसिन में आएंगी। अब मीडियम रिवर बेसिन की अगर हम बात करें तो मीडियम रिवर बेसिन में वो रिवर आएंगी जिनका कैचमेंट एरिया कितना है? 2,000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। और मीडियम रिवर बेसिन में 44 रिवर बेसिन आते हैं। अब माइनर रिवर बेसिन की अगर हम बात करें तो माइनर रिवर बेसिन वो रिवर बेसिन है जिनका कैचमेंट एरिया लेस देन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें कौन सी रिवर इंक्लूड होगी? रिवर्स फ्लोइंग इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जहां पे बारिश कम होती है, वो वाली जो रिवर्स होती हैं वो माइनर रिवर बेसिन में आएंगी। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अगर अगर 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में अगर कैचमेंट एरिया 2,000 स्क्वायर किलोमीटर टू 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है तो वो कैचमेंट एरिया अगर इतना है तो वो कौन सा रिवर बेसिन है? वो मीडियम रिवर बेसिन है। और अगर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है तो वो मेजर रिवर बेसिन है। और 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी लेस है, 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है तो वो कौन सा? माइनर रिवर बेसिन है। अब इसके बाद एक बेसिस और है, डेट इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। इस बेसिस पे हम ड्रेनेज सिस्टम को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज हिमालयन ड्रेनेज एंड सेकेंड वन इज पेनिसुलर ड्रेनेज। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयन ड्रेनेज के बारे में। हिमालयन ड्रेनेज में कौन कौन से रिवर सिस्टम आते हैं? द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द इंदस रिवर बेसिन। अब हिमालयन ड्रेनेज का जो अपर कोर्स है, यहां पे क्या हो रहा है? मेल्टिंग ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ पिघल रही है, इसी के साथ साथ प्रेसिपिटेशन हो रहा है। जहां पे मेल्टिंग ऑफ स्नो हो रहा है और प्रेसिपिटेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपर कोर्स में जो ये रिवर है, यानी कि हम ये बोले कि ये जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है, यहां का जो रिवर सिस्टम है, ये हमको किस तरीके का देखने के लिए मिलेगा? ये हमें देखने के लिए मिलेगा
पेरिनियल, यानी कि रिवर्स हमेशा यहां पे फ्लो करती हुई दिखाई देंगे। ऐसा कोई भी समय नहीं होगा जिस टाइम पे रिवर्स आपको फ्लो करती हुई यहां पे ना दिखाई दे। रीजन इज मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशन। और यहां पे आपको इरोजनल एक्टिविटी भी देखने के लिए मिलेगी। अब इरोजनल एक्टिविटी यहां पे देखने के लिए मिलेगी तो यहां पे गाइंट गॉर्जेस बनेंगे, वी शेप वैलीज देखने के लिए मिलेगी, रैपिड्स देखने के लिए मिलेंगे, वाटरफॉल्स देखने के लिए मिलेंगे। और रिवर, ये जो गॉर्जेस है, जाइंट गॉर्जेस है, रिवर यहां से फ्लो करेगी। अब अपर कोर्स के जस्ट नीचे आता है मिडल कोर्स। ये प्लेन वाला एरिया है, यानी कि अपर कोर्स से रिवर कुछ सेडिमेंट्स लेकर के आएंगी और इन सेडिमेंट्स को कहां पे डिपॉजिट करेगी? जो मिडल कोर्स है वहां पे डिपॉजिट करेगी। यानी कि जो मिडल कोर्स है, ये जो प्लेन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं कहां पे? मिडल कोर्स में। ये बेसिकली क्या है? डिपोजिशनल फीचर्स हैं। यहां पे बेसिकली डिपोजिशनल फीचर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अपर कोर्स से रिवर फ्लो हो रही है, कुछ सेडिमेंट्स लेकर के आ रही है और मिडल कोर्स में आकर के डिपॉजिट कर दी। तो डिपॉजिट कर दिए तो यहां पे कुछ डिपोजिशनल फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे फ्लैट वैलीज, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स, ब्रेडेड चैनल, डेल्टास। ये सारे क्या है? डिपोजिशनल फीचर्स हैं। तो डिपोजिशनल फीचर कहां देखने के लिए मिल रहे हैं? जो हिमालयन ड्रेनेज का जो मिडल कोर्स है वहां पे देखने के लिए मिल रहा है। ये जो हिमालयन ड्रेनेज में जो रिवर सिस्टम देखने के लिए मिलता है, यहां पे जो रिवर देखने के लिए मिलती है, दे डिस्प्ले अ स्ट्रॉन्ग मिएंडरिंग टेंडेंसी। दे डिस्प्ले अ स्ट्रॉन्ग मिएंडरिंग टेंडेंसी। ये रिवर अपने कोर्स को शिफ्ट करती रहती है, बहुत फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करती रहती है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, अगर हम बात करें, दैट इज कोसी रिवर। जो कोसी रिवर है ये अपने कोर्स को बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो चेंज करती रहती है, शिफ्ट करती रहती है। इसीलिए कोसी रिवर को बोला जाता है सौर ऑफ बिहार। सो अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज। तो इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज की अगर हम बात करें तो मियोसीन पीरियड के टाइम पे एक माइटी रिवर हुआ करती थी और इस माइटी रिवर का नाम था शिवालिक और इंडो ब्रह्मा। और इस रिवर का अगर हम एक्सटेंट की बात करें, यानी कि इस रिवर के फ्लो की अगर हम बात करें, तो पूरा का पूरा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है हिमालय का, फ्रॉम असम टू पंजाब एंड इवन ऑनवर्ड्स टू सिंध, यहां तक पूरा फ्लो देखने के लिए मिलता था इस माइटी रिवर का। हम बात करें मियोसीन पीरियड के टाइम की। और ये जो इंडो ब्रह्मा या शिवालिक रिवर जो है, जिसको माइटी रिवर बोल रहे हैं, ये रिवर अपने वाटर को फाइनली डिस्चार्ज करती थी इनटू गल्फ ऑफ सिंध नियर लोअर पंजाब। यानी कि ये जो पूरी हम बात कर रहे हैं, मियोसीन पीरियड की ही हम बात कर रहे हैं। अब सेकेंड स्टेज पे क्या हुआ कि ये जो इंडो ब्रह्मा रिवर थी, यानी कि ये जो माइटी रिवर थी, ये डिवाइड हो गई है। 3 रिवर सिस्टम बन गए एक तरीके से। फर्स्ट है इंदस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज, सेकेंड इज गंगा एंड इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज, एंड थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र इन असम एंड इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज इन ईस्टर्न पार्ट। ब्रह्मपुत्र इन असम एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इन ईस्टर्न पार्ट। इसके बाद क्या होता है? वेस्टर्न हिमालयास का अपलिफ्टमेंट होता है। और ये बात हो रही है प्लीस्टोसीन पीरियड के टाइम पे। होता क्या? वेस्टर्न हिमालयास का अपलिफ्टमेंट होता है, अपहीवल ऑफ वेस्टर्न हिमालय। अब वेस्टर्न हिमालयास का अपलिफ्टमेंट तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ जो पोटवार प्लेटू है इसका भी अपलिफ्टमेंट हो रहा है। यानी कि जो दिल्ली रिज है इसका भी अपलिफ्टमेंट हो रहा है। अब पोटवार प्लेटू का अपलिफ्टमेंट हो रहा है तो उससे हो क्या रहा है?
वाटर डिवाइड क्रिएट हो रहा है इंदस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम, यानी कि इंदस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में एक वाटर डिवाइड क्रिएट हो गया है। और ये वाटर डिवाइड क्या है? दिल्ली रिज। और ये दिल्ली रिज वाटर डिवाइड क्यों क्रिएट हुआ है इंदस रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम के बीच में? बिकॉज जो पोटवार प्लेटू है यानी कि जो दिल्ली रिज है उसका अपलिफ्टमेंट हुआ है। अब दिल्ली रिज का अपलिफ्टमेंट हुआ तो क्या हुआ? दिल्ली रिज जो है वो डिवाइड कर रहा है इंदस रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम को। अब थर्ड स्टेज पे क्या हो रहा है? एक तरफ है राजमहल हिल्स और दूसरी तरफ है मेघालय प्लेट्यू। राजमहल हिल्स एंड मेघालय प्लेट्यू। राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेट्यू के बीच में जो गैप है यह है माल्डा गैप। अब ये जो माल्डा गैप है इसका क्या हुआ? डाउन थ्रस्टिंग हुआ है। राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेट्यू के बीच में ये जो माल्डा गैप है इसका क्या हुआ? डाउन थ्रस्टिंग हुआ है। अब डाउन थ्रस्टिंग होने की वजह से जो गंगा रिवर सिस्टम है और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है इनका फ्लो डाइवर्ट हो गया। गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का जो फ्लो है वो डाइवर्ट हो गया। और डाइवर्ट कैसे हो गया? किस तरफ हो गया? बे ऑफ बंगाल की तरफ। गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इसका फ्लो डाइवर्ट हो गया टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। सो आई होप आपको इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हिमालयन ड्रेनेज कैसे इवॉल्व हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज। सो अब हम बात करेंगे इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। इंडियन रिवर सिस्टम को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिसुलर रिवर सिस्टम। अब जो हिमालयन रिवर सिस्टम है इसको हम तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी हिमालयन रिवर सिस्टम है इसमें मेनली तीन रिवर सिस्टम देखने के लिए मिलते हैं। ये तीन रिवर सिस्टम कौन से हैं? द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। और वही अगर हम पेनिसुलर रिवर सिस्टम की बात करें तो पेनिसुलर रिवर सिस्टम में एक तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं और दूसरे होते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में, और हिमालयन रिवर सिस्टम में भी सबसे पहले हम बात करेंगे द इंदस के बारे में। अब जैसे कि आपको पता होगा कि जो इंदस है इसको हम सिंधु रिवर के नाम से भी जानते हैं। अब हिमालयन रिवर सिस्टम में जितनी भी रिवर, मेनली कौन कौन सी रिवर है अगर हम देखें हिमालयन रिवर सिस्टम में देखें, एक तो इंदस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। तो पूरे हिमालयन रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट रिवर जो है इंडिया के अंदर वो है इंदस। द इंदस इज द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ हिमालयन रिवर्स इन इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इंदस रिवर बनाती है। इंदस रिवर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इंदस की, ये बेसिकली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, तो यानी कि ये जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इंदस की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर। अब इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारी रिवर्स मिलाकर के बनाती है पंचनाद। और पंचनाद ये जो प्लेस है, यानी कि
इन सारी रिवर्स के द्वारा मिला करके जो एक प्लेस बना है पंचनाद, ये आज के डेट में कहां पे है? मिथानकोट इन पाकिस्तान। और ये जो पंचनाद नाम दिया गया है, ये बेसिकली इन 5 रिवर्स के नाम पे ही दिया गया है। नेम गिवन टू 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। अब इंदस रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें तो इंदस रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है झंस्कर, अस्टार, डरास, श्योक, सवाट, कूरम, गिलगिट एंड काबुल। ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस। जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इनका सिर्फ आपको नाम ही याद रखना है, बट जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, तो इनके बारे में थोड़ी डिटेल आपको पता होनी चाहिए और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का बस नाम याद होना चाहिए। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं झेलम की। अब जो झेलम है, झेलम फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड वुलर लेक। अब ठीक है, हमें यह तो पता चल गया कि झेलम जो है ये फ्लो करती है श्रीनगर में और वुलर लेक। झेलम फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड वुलर लेक, बट झेलम का ओरिजिन कहां से होता है? झेलम का जो ओरिजिन होता है वो होता है वेरीनाग इन जम्मू एंड कश्मीर। वेरीनाग इन जम्मू एंड कश्मीर नियर द फुट हिल्स ऑफ पिरपांजल रेंज। यहां से झेलम का ओरिजिन होता है और ये झेलम जो है वो फिर आगे फ्लो करती है। जब झेलम फ्लो कर रही होती है तो झेलम की जो 2 ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि 2 ट्रिब्यूटरीज है, यानी ट्रिब्यूटरीज का मतलब 2 ऐसी स्ट्रीम्स है जो झेलम को आकर के ज्वाइन करती है। तो झेलम की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? कृष्ण गंगा एंड तुलबुल। ये झेलम की ट्रिब्यूटरी है, कृष्ण गंगा एंड तुलबुल। और झेलम जो है वो वेरीनाग जम्मू कश्मीर से ओरिजिनेट होती है और इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज है, कृष्ण गंगा एंड तुलबुल, और ये फ्लो करती है श्रीनगर एंड वुलर लेक, यानी कि यहां से होकर के भी ये जाती है श्रीनगर एंड वुलर लेक। झेलम रिवर पर एक डैम है जिसका नाम है मांगला डैम। अब नेक्स्ट जो ट्रिब्यूटरी आती है इंदस की वो आती है चेनाब। अब जो चेनाब है ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदस की, ये ध्यान में रखना, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। अब जो चेनाब है इसकी भी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब चेनाब की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? तावी, बगलीहार, दुलहस्ती एंड सलाल। तावी, बगलीहार, दुलहस्ती एंड सलाल, ये चेनाब की ट्रिब्यूटरीज है। चेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदस की और चेनाब की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? तावी, बगलीहार, दुलहस्ती एंड सलाल। अब सवाल ये आता है कि ये जो चेनाब है इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा पास है। जो बारालाचा पास है हिमाचल प्रदेश में, वहां से 2 स्ट्रीम्स निकलती है, एक है चंद्रा और दूसरी है भागा। और चंद्रा और भागा दोनों मिला करके, जब चंद्रा भागा दोनों मिल जाती है तो फिर बोला जाता है चेनाब। यानी कि चंद्रा और भागा, यानी कि बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश से चेनाब का ओरिजिन नहीं होता है, चंद्रा और भागा का ओरिजिन होता है। फिर चंद्रा और ये जो भागा है ये दोनों जहां पे मिल जाती है, फिर आगे से जो स्ट्रीम स्टार्ट होती है ये है चेनाब रिवर। और मैंने जैसे कि आपको बताया, जो चेनाब है इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या है चेनाब की? बगलीहार, दुलहस्ती, तावी एंड सलाल। बगलीहार, दुलहस्ती, तावी एंड सलाल, तो 4 मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है चेनाब की, तावी, बगलीहार, दुलहस्ती एंड सलाल। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आती है इंदस की वो है ब्यास। अब ब्यास का ओरिजिन कहां से होता है? ब्यास का ओरिजिन होता है ब्यासकुंड, हिमाचल प्रदेश। ब्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से ब्यास रिवर ओरिजिनेट करती है। और जो ब्यास रिवर है, ब्यास रिवर फ्लोस इन कुल्लू वैली और
धौलाधर रेंज जो है वहां पे गॉर्जस बनाती है। अब नेक्स्ट जो ट्रिब्यूटरी आती है वो आती है सतलुज। अब जो सतलुज रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी है इंदस की सतलुज। सतलुज का ओरिजिन होता है राकसताल इन तिब्बत। राकसताल जगह है तिब्बत में, यहां से जो है वो सतलुज का ओरिजिन होता है। और सतलुज फिर आगे फ्लो करती रहती है, फ्लो करती रहती है, और एक स्टेज ऐसी आती है जहां पे सतलुज रिवर एंड ब्यास रिवर दोनों मीट करती है। तो सतलुज रिवर एंड ब्यास रिवर जहां पे मीट करती है वो प्लेस है हरिके। ठीक है। और ये जो हरिके है ये एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि ये रामसल वेटलैंड है। हरिके को रामसर वेटलैंड की कैटेगरी में रखा गया। ठीक है। तो सतलुज रिवर जो है वो राकसताल जो तिब्बत है वहां से ओरिजिनेट होती है, और ओरिजिनेट होते होते ये एक स्टेज ऐसी आती है जहां पे ब्यास और सतलुज ये दोनों रिवर जो है वो मीट करती है। कहां पे? हरिके। और हरिके जो है वो रामसर वेटलैंड है। फिर आगे ये ब्यास और सतलुज जब मीट करी फिर आगे ये फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। और ये जो सतलुज है ये एंटर करती है इंडिया थ्रू शिपकिला पास। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंटर करती है इंडिया में शिपकिला पास के थ्रू, बिकॉज सतलुज का ओरिजिन जो है वो इंडिया में नहीं हो रहा है ना। जो सतलुज है इसका ओरिजिन राकसताल जो तिब्बत है वहां से हो रहा है। इसका ओरिजिन तिब्बत से ये ओरिजिनेट हो रही है, राकसताल से। और इंडिया में ये जो एंटर करती है जब, ये शिपकिला पास से एंटर करती है। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि जो सतलुज है ये एंटर करती है शिपकिला पास के थ्रू। इट कम्स आउट ऑफ अ गॉर्ज एट रोपर। रोपर में ये गॉर्ज बनाती है, और काफी इंपॉर्टेंट रिवर है ये सतलुज। और यहाँ पे सतलुज रिवर के ऊपर एक डैम है, या फिर आप बोल सकते हैं एक प्रोजेक्ट है जिसको हम बोलते हैं भाकर नागल प्रोजेक्ट। इसके बाद सतलुज फ्लो करती है पैरेलल टू द इंदस। जो इंदस रिवर है इसी के पैरेलल में सतलुज रिवर फ्लो करती है बिफोर एंटर इंडिया। जब तक सतलुज रिवर एंटर नहीं हुई है इंडिया में तब तक जो है ये सतलुज जो है वो इंदस के पैरेलल ही फ्लो करती है। और इसीलिए सतलुज रिवर को बोला जाता है लांगछल खंब इन राकस लेक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सतलुज रिवर जब इंडिया में एंटर नहीं करती है, इंडिया में एंटर करने से पहले सतलुज रिवर इंदस रिवर के पैरेलल फ्लो करती है, और इंडिया में ये शिपकिला पास के थ्रू एंटर करती है और रोपर में गॉर्ज बनाती है। और इसी सतलुज रिवर के ऊपर एक इंडिया का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है भागर नांगल प्रोजेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रिब्यूटरी आती है वो आती है रावी। अब रावी रिवर जो है, रावी रिवर का ओरिजिन होता है जो कुल्लू हिल्स है वहां से ओरिजिन होता है। हिमाचल प्रदेश में एक पास है रोहतांग पास, यहां से रावी रिवर का ओरिजिन होता है। सो रावी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है, हिमाचल प्रदेश। रावी रिवर फ्लोज थ्रू चंबा वैली। रावी रिवर जो है वो चंबा वैली के थ्रू फ्लो करती है। रावी रिवर फ्लोज थ्रू चंबा वैली। सो इस डायग्राम में आप देख भी सकते हैं कि जो रावी रिवर है ये रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट हो रही है और फिर ये फ्लो हो रही है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे रावी रिवर और जो चेनाब रिवर है ये दोनों मिल जाती है। और रावी रिवर और चेनाब रिवर ये दोनों जहां पे मिल रही हैं, रावी रिवर और चेनाब रिवर जहां पे ये मिल रही हैं, ये प्लेस है सराई सिंधु। लेंथ वाइज अगर हम याद रखने की कोशिश करें तो लेंथ वाइज सबसे पहले तो इंदस आएगा, सबसे ज्यादा लेंथ इंदस की है। फिर आप याद रख सकते हैं CSR JB, चेनाब, सतलुज, रावी, झेलम, ब्यास। तो ये लेंथ वाइज है, सबसे ज्यादा लेंथ इंदस की, फिर चेनाब की, फिर सतलुज की, फिर रावी की, फिर झेलम की, फिर ब्यास की।
और कौन सी रिवर किसको ज्वाइन करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बारी मैं वापस से बता देता हूं। सबसे पहले इंदस रिवर मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है। फिर इसके बाद जो वैरी नाग है जम्मू एंड कश्मीर, फुट हिल्स ऑफ पिरपांजल रेंज, यहां से झेलम रिवर ओरिजिनेट होती है। फिर इसके बाद बारालाचा पास, हिमाचल प्रदेश का बारालाचा पास, यहाँ से चंद्रा और भागा जो है ये ओरिजिनेट होती है, और चंद्रा और भागा मिल करके चेनाब रिवर बनाती है। फिर चेनाब रिवर को ज्वाइन करती है रावी रिवर। रावी रिवर ओरिजिनेट होती है रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश से। रावी रिवर चेनाब रिवर को ज्वाइन करती है एट सराई सिद्धू। इसके बाद ये चेनाब रिवर आगे फ्लो करती है और झेलम रिवर जो है वो चेनाब रिवर को ज्वाइन करती है। और वहीं दूसरी तरफ ब्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से ब्यास रिवर निकल रही है, और राकस-ताल जो तिब्बत में है यहाँ से सतलुज रिवर निकल रही है, और ब्यास और सतलुज जहाँ पे ज्वाइन हो रही है वो है हरिके। फिर आगे ये सतलुज रिवर फ्लो करती है और यहाँ से ये चेनाब रिवर आ रही है। सतलुज रिवर और चेनाब रिवर ये एक प्लेस है जहाँ पे मिलती है एक स्टेज पे, सतलुज रिवर एंड चेनाब रिवर। फिर ये जो सतलुज रिवर और जो चेनाब रिवर है, फिर ये जो स्ट्रीम है ये फाइनली इंदस रिवर से मिल जाती है। फिर लास्ट में जो है ये जो इंदस रिवर है ये फाइनली जो कराची अरेबियन सी है वहां पे फॉल होती है। सो अब हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा रिवर सिस्टम इंडिया का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। अब अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं गंगा रिवर सिस्टम की। सबसे पहले तो आपको 3 ग्लेशियर का नाम याद होना चाहिए। फर्स्ट इज गंगोत्री, सेकेंड इज सतोपंत एंड थर्ड इज यमुनोत्री। अब गंगोत्री ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर कहां पे है? नियर गोमुख इन उत्तरकाशी ऑफ उत्तराखंड। अब ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है यहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। अब भागीरथी की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है भील गंगा, ये आपको याद रखना है। भागीरथी की ट्रिब्यूटरी भील गंगा। भील गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? भागीरथी रिवर की। भागीरथी रिवर कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। अब सेकंड जो ग्लेशियर है डेट इज सतोपंत ग्लेशियर। अब ये जो सतोपंत ग्लेशियर है यहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अब अलकनंदा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है, जैसे धौली गंगा। धौली गंगा अलकनंदा को ज्वाइन करती है। कहां पे ज्वाइन करती है? विष्णु प्रयाग। इसके बाद पिंडार रिवर। पिंडार रिवर जब अलकनंदा को ज्वाइन करती है तो वहां पे क्या है? करण प्रयाग। इसके बाद एक रिवर है काली गंगा। जो काली गंगा है ये भी क्या है? अलकनंदा की ही ट्रिब्यूटरी है। तो काली गंगा जहां पे अलकनंदा को ज्वाइन कर रही है वहां पे बनता है रुद्रप्रयाग। सो आई होप आपको भागीरथी रिवर के बारे में समझ में आ गया कि भागीरथी रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है और भागीरथी रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो है भील गंगा। ऐसे ही अलकनंदा सतोपंत ग्लेशियर से निकल रही है और अलकनंदा की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है और उसके अनुसार विष्णु प्रयाग बनता है, करण प्रयाग बनता है, रुद्र प्रयाग बनता है। फिर ये जो अलकनंदा और भागीरथी दोनों ज्वाइंट होती है। अब अलकनंदा और भागीरथी जहां पे ज्वाइंट होगी वहां पे बनता है देव प्रयाग। सो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकल रही है? यमुना रिवर निकल रही है। और ये जो यमुना रिवर है, ये जो यमुना रिवर है ये गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये गंगा की। जो यमुना रिवर है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की और गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना। तो यमुना रिवर गंगा रिवर को कहां पे ज्वाइंट करती है? कौन सा प्लेस है जहां पे यमुना रिवर और गंगा रिवर मिलती है? वो है प्रयागराज। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि जो यमुना रिवर है ये ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से और ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की।
सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, बट आपको एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि आपने बोला कि यमुना रिवर जो है वो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, तो गंगा रिवर तो आपने बताया नहीं। ये जो देवप्रयाग है इसके बाद जो रिवर स्टार्ट हो रही है ये हम यहां पे बोल रहे हैं गंगा। इससे पहले गंगा रिवर नहीं बनी है, देवप्रयाग के बाद ही गंगा रिवर जो है वो स्टार्ट होती है। और गंगा रिवर की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है ये यमुना रिवर, और गंगा को ज्वाइंट करती है कहां पे? प्रयागराज में। सो देवप्रयाग के बाद हमारी गंगा रिवर स्टार्ट हो जाती है, तो ये हमारी गंगा रिवर स्टार्ट हो गई है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से ये यमुना रिवर आ रही है और गंगा को ज्वाइन कर रही है कहां पे? प्रयागराज में। अब गंगा रिवर जो है, गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से हम स्टार्ट करते हैं। गंगा रिवर की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सबसे पहली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, यानी कि ये गंगा को ज्वाइन करती है। ठीक है, रामगंगा जो है वो गंगा को ज्वाइन कर रही है, और कैसी ट्रिब्यूटरी है? अब ज्वाइन कर रही है तो ट्रिब्यूटरी होगी, तो रामगंगा गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये जो रामगंगा है ये ओरिजिनेट कहां से होती है? शिवालिक हिमालय से ये ओरिजिनेट होती है। शिवालिक हिमालय से ये ओरिजिनेट होती है, और शिवालिक हिमालय को क्रॉस करने के बाद ये यूपी में एंटर करती है, और फिर ये गंगा को ज्वाइन करती है कहां पे? कन्नौज में। इसके बाद गंगा की जो सेकंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये है गोमती, और गोमती एकमात्र ऐसी ट्रिब्यूटरी है गंगा की जिसका ओरिजिन कहां से हुआ है? इस गोमती रिवर का ओरिजिन हुआ है पीलीभीटी, और ये प्लेन एरिया है, यानी कि एकमात्र ऐसी रिवर है, एकमात्र ऐसी ट्रिब्यूटरी है गंगा की गोमती जिसका ओरिजिन प्लेन से हुआ है, प्लेन एरिया से हुआ है। सो गोमती ये ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और ओरिजिन कहां से हुआ है? पीलीभीटी से हुआ है, और एकमात्र ऐसी ट्रिब्यूटरी है गंगा की जिसका ओरिजिन प्लेन्स वाले रीजन से हुआ है। इसके बाद जो थर्ड ट्रिब्यूटरी है डेट इज घाघरा। घाघरा क्या है? ये गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब घाघरा रिवर का जो ओरिजिन हुआ है ये कहां से हुआ है? ये तिब्बत से हुआ है, और घाघरा रिवर की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है, बट आप इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं राप्ती, सरयू एंड शारदा, ये ट्रिब्यूटरी है घाघरा की। और शारदा जो है वो घाघरा को मीट करती है बिफोर इट ज्वाइन गंगा, यानी कि ये जो शारदा रिवर है ये घाघरा रिवर को ज्वाइन करेगी, और उसके बाद घाघरा रिवर जो है वो फिर गंगा को ज्वाइन करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है गंगा की वो है गंडक। अब जो गंडक रिवर है जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, गंडक रिवर, इसका ओरिजिन हुआ है नेपाल हिमालयाज से, बिटवीन धौली गंगा एंड माउंट एवरेस्ट, एंड ड्रेन द सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल। यानी कि जो गंडक रिवर है ये सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल को ड्रेन करती है। और जो गंडक रिवर है इसकी दो स्ट्रीम्स हैं बेसिकली, एक है काली गंडक और दूसरी है त्रिशूल गंगा। जो गंडक रिवर है ये एंटर करती है गंगा प्लेन इन चंपारण बिहार एंड ज्वाइन गंगा एट सोनपुर पटना। यानी कि जो गंडक रिवर है वो सबसे पहले गंगा प्लेन इन चंपारण बिहार में ये एंटर करती है सबसे पहले गंडक, और उसके बाद गंगा को ज्वाइन करती है कहाँ पे? सोनपुर पटना में। सो आपको याद रखना है कि जो गंडक रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ये गंगा को ज्वाइन करती है कहाँ पे? सोनपुर पटना में। इसके बाद नेक्स्ट जो रिवर आती है वो आती है कोसी रिवर। जो कोसी रिवर है ये क्या है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है।
और जो कोसी रिवर है इसका ओरिजिन भी कहाँ से हुआ है, नेपाल हिमालय से हुआ है। कोसी रिवर का भी ओरिजिन जो है वो नेपाल हिमालय से हुआ है, नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत। और इसको सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है, कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। इसके बाद एक गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है सोन। सोन रिवर जो है ये गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी आती है गंगा की, डेट इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जिसका नाम है महानंदा। अब जो महानंदा है इसका ओरिजिन होता है दार्जिलिंग से, ये दार्जिलिंग से ओरिजिनेट होती है और गंगा के लेफ्ट में मिलने वाली लास्ट रिवर है, यानी कि ये गंगा की लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है महानंदा रिवर। अब महानंदा रिवर से पहले हमने सोन रिवर के बारे में डिस्कस किया था, और सोन रिवर जो है वो गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो सोन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। और सोन रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है रिहान, और आफ्टर फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स एट द एज ऑफ प्लेट्यू इट रीच अरहा वेस्ट ऑफ पटना टू ज्वाइन गंगा। सो अब हम बात कर लेते हैं यमुना रिवर के बारे में। यमुना रिवर भी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। अब यमुना रिवर कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और यमुना रिवर की भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो कि हमें याद रखनी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की हम बात करें तो हिंडौन, रियांट, सेनगार एंड वरुणा, ये यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें, ये यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की हम बात कर रहे हैं, डेट इज चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन। ये क्या है, यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चंबल रिवर की। अब जो चंबल रिवर है ये यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये मध्य प्रदेश में एक हिल है जिसका नाम है जैनापावा हिल। माहू मध्य प्रदेश, इंदौर में है ये, और यहां से ये ओरिजिनेट होती है। और ये जो चंबल रिवर है ये किसके लिए फेमस है, बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है, जिसको चंबल रेवाइंस भी बोला जाता है। चंबल रेवाइंस बोल सकते हैं आप। फेमस फॉर बैडलैंड टोपोग्राफी नोन एज चंबल रेवाइंस। ओरिजिनेट कहां से होती है, ध्यान में रखना, मोहो, इंदौर, मध्य प्रदेश, और यहाँ पे एक हिल है जैनापावा हिल, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है चंबल रिवर। और ये फेमस है किसके लिए, बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए, जिसको चंबल रेवाइंस बोला जाता है। सो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखना, ये जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, डेट इज चंबल, सिंध, बेटवा, केन, सोन, ये जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी, यमुना की। इसमें से जो चंबल है, सिंध है, बेटवा है, केन, ये जो ट्रिब्यूटरी है ये क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना की। और जो सोन है ये जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। तो आपको याद ये रखना है कि ये जो चंबल, सिंध, बेटवा, केन, सोन, ये जो है ये कहां से ओरिजिनेट होती है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला। जो पेनिनसुला का नॉर्दर्न पार्ट है यहां से ओरिजिनेट होती है, और ये गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। तो एग्जामिनर अगर आपसे ये पूछ ले कि कौन सी रिवर्स ऐसी हैं जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला से ओरिजिनेट होती है बट स्टिल वो गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है, तो वो है चंबल, सिंध, बेटवा, केन एंड सोन। अब आगे हम थोड़ी कहानी को बढ़ाते हैं। देखिए, अब जो गंगा रिवर है जब ये फरक्का पे आती है, फरक्का वेस्ट बंगाल पे, तो गंगा रिवर दो स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। एक स्ट्रीम को बोला जाता है पद्मा, यानी कि जो स्ट्रीम बांग्लादेश वाली साइड गई उसको हमने बोल दिया पद्मा, और जो दूसरी स्ट्रीम है जो कि वेस्ट बंगाल वाली साइड गई उसको हमने बोल दिया हुगली।
आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। और ये जो हुगली रिवर है, इस हुगली रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, डेट इज दामोदर। ये जो दामोदर रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? छोटा नागपुर से हुआ है। और ये जो दामोदर रिवर है ये पॉल्यूटेड रिवर है। अब हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में। अब ये जो वर्ड है ब्रह्मा एंड पुत्रा, ये एक संस्कृत वर्ड है जहां पे ब्रह्मा का मतलब है क्रिएटर ऑफ गॉड एंड पुत्र का मतलब है सन। अब ब्रह्मा सन हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें डेट इज मनु, तो जो ब्रह्मा के जो सन है उन्हीं के नाम पे इस रिवर का नाम रखा गया, डेट इज ब्रह्मपुत्रा। अब ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है इसका नाम जो है वो रीजन के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे जब ये रिवर ये तिब्बत वाले रीजन में होती है तो वहां पे इस रिवर का नाम होता है सैंगपो। जब यही रिवर चाइना वाले रीजन में होती है तो इसी रिवर का नाम हो जाता है यारलुंग ज़ैंगबो। जब ये अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है तो इसी रिवर का नाम हो जाता है दिहांग और सियांग। और जैसे ये रिवर बांग्लादेश में एंटर करती है तो बांग्लादेश में इस रिवर को जमुना के नाम पे जाना जाता है। और बांग्लादेश में ही जब गंगा का वाटर और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर का वाटर एक साथ ज्वाइंट होता है तो इसी रिवर का नाम बांग्लादेश में हो जाता है पद्मा रिवर। और जब जो पद्मा रिवर एंड जो मेघना रिवर है इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस जब होता है तो बांग्लादेश में ही इसी रिवर का नाम हो जाता है मेघना रिवर। इसके बाद अगर हम रिवर बेसिन की बात करें, ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन की, तो सबसे ज्यादा जो रिवर बेसिन है वो अरुणाचल प्रदेश में है, फिर है असम में, फिर है वेस्ट बंगाल में, फिर है मेघालय में, फिर है नागालैंड में और फिर है सिक्किम में। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। और ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये फ्लो करती है कौन कौन से रीजन से? तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश। अब जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये ओरिजिनेट कहां से होती है? चेमा यांगदुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। और इस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने के बाद ये जब तिब्बत वाले रीजन में फ्लो करती है तो इसका नाम होता है सैंगपो। जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया था कि इसको रीजन के हिसाब से अलग अलग रीजन में इसके अलग अलग नाम हैं। तो सैंगपो रिवर तिब्बत के अंदर इस रीजन के अंदर इस रिवर को सैंगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। फिर ये रिवर फ्लो करती है और जैसे ही नामचा बरवा पे ये रिवर आती है तो ये रिवर जो है वो बेंड कर जाती है। अब सैंगपो का मतलब क्या होता है? सैंगपो का मतलब होता है प्यूरिफायर। और जैसे कि हमने बताया कि जैसे ये नामचा बरवा पे पहुंचती है तो वहां पे ये रिवर जो है वो एक तरीके से थोड़ा बेंड कर जाती है। और जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पे इस रिवर का नाम दिहांग या सियांग के नाम पे इसको जाना जाता है। और जैसे ये असम में एंटर करती है, जैसे ये रिवर असम में एंटर करती है तो इस रिवर का नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। यानी कि जब ये रिवर असम में फ्लो करना स्टार्ट करती है तभी इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, उससे पहले इसका नाम ब्रह्मपुत्रा नहीं होता है। और बांग्लादेश में तो आपको पता ही है, जैसे ये बांग्लादेश में एंटर करेगी इसका नाम हो जाएगा जमुना। आपने ये याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में इस रिवर का नाम होता है दिबांग और सियांग, असम में ब्रह्मपुत्रा एंड बांग्लादेश में जमुना। के बाद आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में पता होना चाहिए कि जो ब्रह्मपुत्रा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है सियांग, दिबांग, लोहित, बूरी दिहांग, धनश्री एंड कोपिली। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें तो शुभांश्री, कामेंग, मानस, संकोच, पैडक,
जलढक्का एंड तिस्ता, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। सो अब हम बात करेंगे पेनिसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। जो पेनिसुलर रिवर सिस्टम है वो ज़्यादा पुराना है अगर हम कंपेयर करें हिमालयन रिवर सिस्टम से। यहाँ पे ब्रॉड शैलो वैलीज आपको देखने के लिए मिलेगी जो कि लार्जली ग्रेडेड है। मैच्योरिटी ऑफ रिवर, यहाँ पे फिक्स कोर्स देखने के लिए मिलेगा। किसी भी तरीके के मेंडर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और ये नॉन पेरिनियल है, यानी कि ये रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है। जब रेनफॉल होती है तभी जो है वो रिवर फ्लो करती है, बिकॉज यहाँ पे ग्लेशियर्स नहीं है, तो नॉन पेरिनियल है। अब जो पेनिसुलर रिवर सिस्टम है इसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है वेस्ट फ्लोइंग रिवर और दूसरा है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बीच में वेस्टर्न घाट्स पड़ते हैं। और ये जो वेस्टर्न घाट्स है ये वाटर डिवाइड का काम करते हैं, यानी कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बीच में जो वाटर डिवाइड है, यानी कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर को जो अलग करने का जो काम करते हैं वो वेस्टर्न घाट्स करते हैं। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो अपने वाटर को फाइनली डिस्चार्ज करती है अरेबियन सी में, और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो फाइनली अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। वेस्ट फ्लोइंग रिवर की अगर हम बात करें तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है, जैसे नर्मदा हो गया, तापी हो गया, लूनी हो गया, साबरमती हो गया, माही होगा, शारावती, जुहारी, परियार, ये सारी जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर की अगर हम बात करें तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। इसके बाद पिनार हो गया, वैगाई हो गया, ये सारी जो है वो क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। सबसे पहले वेस्ट फ्लोइंग रिवर की हम बात कर लेते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर वो रिवर्स हैं जो अपने वाटर को फाइनली डिस्चार्ज करती है कहाँ पे, अरेबियन सी में। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे पहले हम बात करेंगे लूनी रिवर के बारे में। अब जो लूनी रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, अरावलीज से हुआ है। अरावलीज से इसका ओरिजिन हुआ है। जो अरावलीज में अगर हम बात करें, पुष्कर लेक जो है वहां से इसका ओरिजिन हुआ है। अब जो पुष्कर लेक है वहां से दो रिवर्स निकलती है, एक है सरस्वती और दूसरी है साबरमती। सरस्वती और साबरमती दोनों रिवर ये एक दूसरे को जहां पे ज्वाइन करती है वो कहाँ, वो प्लेस कौन सी है, वो है गोविंदगढ़। अब जो साबरमती रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका ओरिजिन भी अरावली से ही हुआ है, जैसे कि हमने अभी समझा। और ये लास्ट में कहाँ पे जाकर के गिरती है ये रिवर साबरमती, गल्फ ऑफ खंबत में जाकर के गिरती है। और ध्यान में रखना साबरमती पॉल्यूटेड रिवर है आज की डेट में। इसके बाद हम लूनी रिवर की बात कर रहे थे, तो लूनी रिवर जो है वो ओनली सॉल्टी रिवर है इंडिया, एकमात्र सॉल्टी रिवर इंडिया की लूनी रिवर है। और ये फ्लो कैसे करती है, ये फ्लो करती है फ्रॉम तेलमारा और फिर लास्ट में रन ऑफ कच्छ में जाती है। सो आई होप आपको लूनी रिवर समझ में आ गया होगा। अब हम माही रिवर की बात करेंगे। अब जो माही रिवर है इसका जो ओरिजिन होता है वो विंध्या रेंज से होता है। विंध्या रेंज से माही रिवर ओरिजिनेट होती है, गल्फ ऑफ खंबट में जाकर के ये गिरती है। और ये रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। और जो माही रिवर है यहाँ पे एक डैम सिचुएटेड है जिसका नाम है कडाना डैम। इसके बाद नेक्स्ट जो रिवर आती है वो आती है जुहारी रिवर। जुहारी रिवर का ओरिजिन जो है वो वेस्टर्न घाट से होता है। लॉन्गेस्ट रिवर है गोवा की, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ गोवा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है गोवा की। अब पेरियार रिवर की अगर हम बात करें तो ये लाइफ टाइम है किसकी, जो पेरियार रिवर है ये लाइफ टाइम है केरला की। देखिए ये जो पेनिसुलर रिवर सिस्टम है यहाँ से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं बनते। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको याद रखनी है। शारावती रिवर की अगर मैं बात करूँ, शारावती रिवर का जो ओरिजिन हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ओरिजिन ही होता है कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे और कोई और इम्पॉर्टेंट डिटेल है तो वो याद रखनी है। तो शारावती रिवर का जो ओरिजिन है ये कहाँ से हो रहा है, कर्नाटका से हो रहा है।
और शारावती रिवर के ऊपर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है जॉग वाटरफॉल। तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा जॉग वाटरफॉल जो है वो कौन सी रिवर से रिलेटेड है, तो शारावती रिवर। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिवर डेट इज नर्मदा रिवर। अब जो नर्मदा रिवर है इसका ओरिजिन हुआ है अमरकंटक मध्य प्रदेश से। ये गल्फ ऑफ खम्बट में जाकर के गिरती है और रिफ्ट वैली में ये फ्लो करती है। रिफ्ट वैली क्या होती है मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। ये रिवर जो है वो एस्चुरीज बनाती है, ठीक है। और वाटरफॉल कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे नर्मदा रिवर पे? धौलाधर एंड कपिल धारा, ठीक है। धौलाधर एंड कपिल धारा वाटरफॉल जो है वो नर्मदा रिवर पर देखने के लिए मिलते हैं। अब नर्मदा रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो तावा, हिरान, दूधी, शेर, ये क्या है? ये नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये सतपुरा और विंध्या रेंज के बीच में फ्लो करती है और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है डेट इज सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर ही है। इसके बाद नेक्स्ट रिवर आती है, हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें डेट इज तापी। तापी का जो ओरिजिन हुआ है वो मुल्तानी बिटूल इन मध्य प्रदेश से हुआ है। ये अरेबियन सी में जाकर के गिरती है और इसका जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ ये एस्चुरीज फॉर्म करती है, बेसिकली डेवलप करती है और रिफ्ट वैली में ये भी फ्लो करती है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तापी की तो पूर्णा एंड गिराना ये ट्रिब्यूटरीज है। और उकाई डैम, तापी रिवर के ऊपर कौन सा डैम है? उकाई डैम है। इसके बाद कुछ स्मॉलेस्ट रिवर हम देख लेते हैं, स्मॉल वेस्ट फ्लोइंग रिवर देख लेते हैं। बहुत छोटी छोटी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, उनके नाम बस आपको याद रखने हैं और ये कौन से स्टेट में है वो याद रखना है। शेत्रुंजी, शेत्रुंजी जो रिवर है ये गुजरात में है। धाधार रिवर जो है ये भी गुजरात में है। भाडरा रिवर ये कर्नाटका में है। वेतारा रिवर महाराष्ट्र में है। कालीनडी रिवर कर्नाटका में है। बेटती रिवर कर्नाटका में है। मंडोव रिवर गोवा और भारतपुजा और पुनानी ये केरला में है। और पाम्बा रिवर जो है ये केरला में, ये स्मॉल वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये आप यहाँ पे याद रख सकते हो, नमामि देवी नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की क्या है? स्कीम है। और ये जो स्कीम है ये किससे रिलेटेड है? ये जो नर्मदा रिवर है उससे रिलेटेड है। सो अब हम बात करेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में। सो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, सबसे पहले तो इनका कैचमेंट एरिया के हिसाब से सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि कैचमेंट एरिया सबसे ज़्यादा गोदावरी का है, फिर कृष्णा का है, फिर महानदी का है, फिर कावेरी का है। तो कैचमेंट एरिया को याद रखने के लिए आप क्या याद रखेंगे? GK MK, गोदावरी, कृष्णा, MK महानदी, कावेरी, ये कैचमेंट एरिया का सीक्वेंस है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें महानदी की, तो महानदी जो रिवर है इसका ओरिजिन हुआ है शियावा छत्तीसगढ़। ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है बिकॉज ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो शियोनाथ, हसडो, ब्राह्मणी, तेल। जो ब्राह्मणी है ये इसको सौरो ऑफ बंगाल बोला जाता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो महानदी बेसिन है वहाँ पे पर हेक्टर राइस प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा है। और जो चिल्लिका लेक है वो इसी रिवर के डेल्टा रीजन में स्थित है। जो चिल्लिका लेक है वो महानदी रिवर के ही डेल्टा रीजन में स्थित है। हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम जो है वो लार्जेस्ट डैम है और हीराकुंड डैम जो है वो लॉन्गेस्ट डैम है, सबसे लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम और ये महानदी रिवर के ऊपर ही है। अब महानदी का अगर हम ड्रेनेज बेसिन देखें तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो ड्रेनेज बेसिन है महानदी का वो
मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र एंड फिर झारखंड। इसके बाद सेकंड हम बात करेंगे गोदावरी रिवर के बारे में। तो गोदावरी रिवर जो है वो सबसे लार्जेस्ट रिवर है पेनिसुलर इंडिया की, और इसका जो ओरिजिन होता है वो नासिक महाराष्ट्र से होता है। ठीक है, जो नासिक महाराष्ट्र है वहां से इसका ओरिजिन होता है। इसको ओल्ड गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। होली रिवर है ये गोदावरी। और इसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, पूर्णा, वार्धा, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। गोदावरी का जो वाटर जो डिस्चार्ज होता है ये होता है बे ऑफ बंगाल में। अब क्योंकि यहाँ पे जो गोदावरी है इसका काफ़ी हैवी फ्लो होता है इन इट्स लोअर रिचेस टू द साउथ ऑफ पालावरम, सो इसीलिए यहाँ पे जो गॉर्जेस जो है वो फॉर्म होते हैं। और जो अगर हम बात करें यहाँ पे गोदावरी की, तो गोदावरी फ्लो, इसका फ्लो कैसे, मतलब किस तरीके से होता है गोदावरी का, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। और ड्रेनेज की अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश। सो अब हम कावेरी रिवर की बात करेंगे। कावेरी रिवर का जो ओरिजिन है वो ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से हुआ है, और एकमात्र एंटीसीडेंट रिवर है पेनिसुलर रिवर सिस्टम की। ये गॉर्ज फॉर्मेशन करती है, इसको गंगा ऑफ साउथ बोला जाता है। इस रिवर पर डेल्टा रीजन में राइस की कल्टीवेशन होती है। जो अपर पार्ट है वहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, इसीलिए समर में मानसून देखने के लिए मिलेगी, बिकॉज साउथ वेस्ट मानसून समर में आता है। और इसी का ये जो लोअर पार्ट है वहाँ पे जो रेनफॉल है वो विंटर्स में देखने के लिए मिलती है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से हो रही है, बिकॉज इसीलिए रेनफॉल जो है वो विंटर में हो रही है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये यहाँ पे जो है वो याद करने का जो तरीका है वो मेंशन है, आप इसको 30 सेकंड देख सकते हैं। इसके कैचमेंट एरिया की अगर हम बात करें, ये कौन सी रिवर की हम बात कर रहे हैं, ये कावेरी रिवर की हम बात कर रहे हैं। तो कावेरी रिवर का जो कैचमेंट एरिया है सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु, फिर कर्नाटका और फिर केरला। मिथुर डैम और स्टैनले रिजर्वायर ये कहाँ पे है, ये कौन सी रिवर पे है, मिथुर डैम और स्टैनले रिजर्वायर ये कावेरी रिवर के ऊपर है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिवर आती है ये आती है स्वर्णरेखा रिवर। इसका ओरिजिन हुआ है रांची झारखंड से, बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है। और रांची झारखंड आपको पता होगा गोल्ड सेडिमेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे पिनार रिवर के बारे में। तो पेनार रिवर का ओरिजिन जो है वो कर्नाटका चीना केशव हिल से हुआ है। फिर इसके बाद वेगाई रिवर की अगर हम बात करें तो वेगाई रिवर का जो ओरिजिन हुआ है वो तमिलनाडु में वारासंदु हिल्स है वहाँ से हुआ है। और ये जो रिवर है ये पाक स्टेट में जाकर के फॉल होती है। स्मॉल ईस्ट फ्लोइंग रिवर की अगर हम बात करें तो बेत्रानी उड़ीसा में, वामसाधारा उड़ीसा टू आंध्र प्रदेश फ्लो करती है। और एक पालार रिवर है ये तमिलनाडु में है। तो ये कुछ स्मॉल ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।